नमस्कार। और बजट में सरकार ने किसानों के लिए एक बार फिर अपना खजाना खोल दिया। वित्त मंत्री ने दलहन से लेकर बीजों और यूरिया तक हर किसी के लिए कुछ न कुछ ऐलान किया। कई दावे किए और कई बड़े वादे भी। वादा देश में दलहन की उपज को बढ़ाने का और देश को आत्मनिर्भर बनाने का, बीजों के विकास का, कृषि को आधुनिक बनाने का और किसानों की आमदनी बढ़ाने का। लेकिन सवाल ये है कि ये काम आखिर पूरा होगा कैसे? सरकार ने जो रकम इन्हें पूरा करने के लिए रखी है, क्या वो काफ़ी है, पर्याप्त है? और अगर नहीं तो उपाय क्या है? सरकार को क्या करना चाहिए? इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज एक पैनल है। आईबीजे के प्रेसिडेंट पृथ्वीराज कोठारी, जेएलवी एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल, राजकोट स्पाइसेस के आशीष राजगुर और फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी सिराज हुसैन। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में दलहन सेक्टर के लिए आज क्या कहा। 10 years ago, we made concerted efforts and succeeded in achieving near self-sufficiency in pulses. Farmers responded to the need by increasing the cultivated area by 50% and government arranged for procurement and remunerative prices. Since then, with rising incomes and better affordability, our consumption of pulses has increased significantly. Our government will now launch a 6-year mission for Atmanirbharta in pulses with a special focus on Tur, Urad and Masoor. Details are in Annexure B. Central agencies such as NAFED and NCCF will be ready to procure these 3 pulses as much as offered during the next 4 years from farmers who register with these agencies and enter into agreements. वेल एब्सोल्युटली। एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पर सीड्स की बात हुई, यहाँ पर दालों की बात। एक्चुअली सेकंड स्टेटमेंट आज जो बजट में थी वो यहाँ पर दालों को लेकर थी। सिराज जी, आपसे पहले बात करना चाहेंगे, एग्रीकल्चर के लिहाज से आप इस बजट को कैसे देखते हैं? काफ़ी सारी यहाँ पर अनाउंसमेंट्स की गई, लेकिन हम हर बार जानते हैं कि ये अनाउंसमेंट्स हैं, स्कीम्स हैं, एलोकेशंस में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। और जो चीज़ों का यहाँ पर दावा किया गया, ऑन ग्राउंड के लिहाज से कैसे देखते हैं आप? देखिए मनीषा, आज का बजट तो मिडिल क्लासेस और रिचर क्लासेस को फायदा पहुंचाने के लिए आया है, तो इसलिए सब टेलीविजन के स्टूडियो में सेलिब्रेशन हो रहे हैं, सब बड़े लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहरहाल ये एक अच्छा अनाउंसमेंट है कि किसानों की दालों को गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी, मगर उसके लिए किसानों को एक एग्रीमेंट गवर्नमेंट से करना पड़ेगा। तो ऐसा लगता है कि नेफेड और एनसीसीएफ कोई एग्रीमेंट का फॉर्मेट बनाएंगे और उसके तहत वो एग्रीमेंट गवर्नमेंट से होगा। अब जाहिर है कि अभी तक गवर्नमेंट का जितना भी प्रोक्योरमेंट होता था उसमें किसानों को ये चॉइस होती थी कि वो गवर्नमेंट को बेचें या अगर मार्केट रेट हायर हो तो मार्केट रेट पर बेचें। तो अब ऐसा लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरह वो चॉइस उनको अवेलेबल नहीं होगी। दूसरी बात ये है कि प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत ये प्रोक्योरमेंट पास में होता रहा है, तो उसका जो एलोकेशन है उसमें कोई खास इजाफा नहीं हुआ है। तो बहरहाल हम इसका मकदम करते हैं कि ये गवर्नमेंट ने कमिटमेंट दिया कि वो दालों का प्रोक्योरमेंट करेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि तूर के दाम पिछले 3 महीने में 10,000 रुपए क्विंटल से घट के 7,000 रुपए क्विंटल हो गए हैं। वेल एब्सोल्युटली। दालों पर बात करने के लिए हमारे पास विजय मिस्टर अग्रवाल भी जुड़ चुके हैं। कैसे देखते हैं आप विवेक, जिस तरह की भाषण आज यहाँ पर हुई है, क्या ये चेयर कर रही है पल्सेस एज एन इंडस्ट्री, या फिर आपको लगता है कि बहुत सारे रोड ब्लॉक्स हैं इसमें? मनीषा जी नमस्कार। देखिए, बहुत अर्ली है इस पे कोई कमेंट करना, क्योंकि पल्सेस मार्केट अभी सबसे डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहा है। आप अगर देखेंगे तो ये राइट टाइम है सरकार को एक्टिव एक्शन में आने का। सारे दालों के भाव न्यूनतम स्तर पे चल रहे हैं, अगर सरकार बफर स्टॉक बनाना चाहे तो ये बहुत राइट टाइम है, क्योंकि हमने इंपोर्ट इस साल इतना ज्यादा किया है। आपकी जानकारी के लिए मनीषा जी, 6.6 मिलियन टन, 66 लाख टन हमने इस साल पल्सेस इंपोर्ट किया है। अब जब हम पल्सेस इंपोर्ट की पॉलिसी की बात कर रहे हैं और हम लोग बोल रहे हैं कि हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उस समय आपको ऐसी पॉलिसी बनाना पड़ेगा जहां पे जो इंपोर्ट के प्राइजेस हैं वो एमएसपी के ऊपर हो। सबसे बड़ा चैलेंज आज की डेट पे मुझे लगता है कि सरकार को इन प्राइस को मेंटेन करना है, ताकि किसानों को ये प्राइस जो हम एमएसपी पे देने की कोशिश कर रहे हैं वो कैसे मेंटेन रह पाए। तो ये जरूर बहुत अच्छी घोषणा है, लेकिन इस पे बहुत बहुत काम होना बाकी है। खासकर जो प्राइस का मैकेनिज्म है, जब तक सरकार या तो इंपोर्ट को ऐसा
फ्लेक्सिबल बनाए कि आपका जो इंपोर्ट है वो एमएसपी के ऊपर ही होगा, तभी एक पहला एक सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि ये एग्री सेक्टर है और एक भी सूखा, एक भी हालात अगर थोड़े भी बिगड़ते हैं तो हमको इंपोर्ट पे डिपेंड होना पड़ेगा। हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन के लिए ये मार्ग हम बंद नहीं कर सकते कि हम इंपोर्ट को कंप्लीटली बंद कर लें। मुझे लगता है सरकार को इंपोर्ट पॉलिसी को रिवाइव करना पड़ेगा, और जो ये किसानों की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, उसके लिए बहुत एग्रेसिवली इनको बाइंग करना पड़ेगा, क्योंकि आप छोटा सा एक एरिया खरीद के या छोटी क्वांटिटी खरीद के पूरे एग्री सेक्टर को सपोर्ट नहीं कर सकते। तो आपको एमएसपी के ऊपर प्राइस को मेंटेन करने के लिए इंपोर्ट को कंट्रोल करना और एग्रेसिवली, जैसे अभी आपने बताया कि सरकार ने गारंटी की कि वो तुअर, उड़द और मसूर को पूरी एमएसपी पे खरीदेगी, तो चाहे बाजार कोई भी हो, सरकार उसको खरीदे, ऊंचे भाव पे भी खरीदे, और ऐसा कोई लॉ ना हो कि अगर सरकार एमएसपी खरीद रही है तो हाई पे अगर प्राइस ऊपर है तो किसान ओपन मार्केट भी उसे बेच सके। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं, सरकार का लक्ष्य बहुत अच्छा है, पर मुझे लगता है इस पे बहुत डिस्कशन और बहुत काम होना बाकी है। तो डायरेक्शनली ये सही है, लेकिन ऑन ग्राउंड यहाँ पर काफी कुछ काम करना होगा। कितना सरकार यहाँ पर खरीदेगी, किसान किस तरह से एग्रीमेंट करेंगे, नेफेड कितना ले आ पाएगी, क्या उस तरह का एलोकेशन है मार्केट में, तो काफी सारे रोड ब्लॉक्स एज ऑफ नाउ यहाँ पर नजर आते हैं। वेल, ये तो बात हुई दालों की, लेकिन सिराज जी, यहाँ पर यूरिया की बात हुई, सीड्स डेवलपमेंट की बात की गई कि हाई यील्डिंग, क्लाइमेट रेजिस्टेंट 100 वैरायटीज यहाँ पर लेके आया जाएगा। ये हम पहले भी सुन चुके हैं। एफपीओज की तवज्जो देने की भी बात की गई। इन सब पर आपकी क्या सेंस है? देखिए, सीड के बारे में पिछले साल की बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट किया था कि कंपटीशन मोड में, चैलेंज मोड में प्राइवेट सेक्टर और आईसीएआर के बीच में सीड डेवलपमेंट की कोशिश की जाएगी। लेकिन कम से कम हमारी नजर से ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं गुजरा जिसमें प्राइवेट सेक्टर और आईसीएआर में कंपटीशन किया गया हो। तो ये बहरहाल एक अच्छा फैसला है, क्योंकि हमने देखा कि प्राइवेट सेक्टर ने जो हाइब्रिड सीड्स डेवलप किए हैं पूरे हॉर्टिकल्चर में, वो कामयाबी इस वजह से हुई है कि प्राइवेट सेक्टर ने वो सीड्स डेवलप किए हैं। मेज की सक्सेस स्टोरी प्राइवेट सेक्टर की वजह से है। तो ये रिसर्च और डेवलपमेंट का काम प्राइवेट सेक्टर और आईसीएआर दोनों अगर कोलैबोरेट करके करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे 100 से भी ज्यादा वेराइटीज क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स की कहा जाता है कि रिलीज हुई हैं पिछले 1-2 साल में। अब उनमें से वेराइटीज का कितना अडॉप्शन है ये हमारी नॉलेज में नहीं है, तो इसके प्रमोशन की जरूरत है। ये बहरहाल अच्छा फैसला है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि सीड्स की तरफ ध्यान देना क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए बहुत ही जरूरी। सिराज जी, अब हम ये भी जानते हैं कि काफ़ी सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन फैसले हैं वो हम बजट के बाहर होता हुआ देखते हैं, कैबिनेट के थ्रू आ जाते हैं या फिर अदरवाइज नोटिफिकेशंस के थ्रू भी आ जाते हैं। जैसे आपने कहा, जी हाँ, मिडिल क्लास के हिसाब से और टैक्सेस के हिसाब से शायद ये बजट बहुत बेहतरीन था। एग्रीकल्चर से शुरुआत ज़रूर हुई, लेकिन क्या आप इसे हायर ऑन 10 यहाँ पर देंगे? आपको क्या लगता है, क्या छूट गया इस बजट में? नहीं, देखिए, अब ऐसे तो विश लिस्ट सबकी बहुत लंबी होती है, अब उसके बारे में क्या कहा जाए। और बहरहाल एग्रीकल्चर के बारे में ये उम्मीद करना कि बजट से उसकी समस्याएं हल हो जाएंगी, ये तो गैर वाजिब होगा। लेकिन बहरहाल कुल मिला के हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्सेज के अंदर रहने की कोशिश की है, फिस्कल डेफिसिट को उन्होंने बचाने की कोशिश की है, और मिडिल क्लासेस में काफी शोर हो रहा था तो उसको भी ये कोशिश की गई है। हालांकि मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो गरीब तबका है वो, उसको ये इनकम टैक्स के एग्जम्पशन से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता, क्योंकि वो तो एम्प्लॉयड नहीं है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, उसकी इतनी इनकम नहीं है। तो उसको अगर रिलीफ पहुंचाना सचमुच मकसद है तो उसके लिए जीएसटी के रेट्स को कम करना होगा। और हम समझते हैं कि वो ओवर ड्यू है कि 18% के रेट को घटाया जाए और 12% और 18% के रेट को कम करके रैशनलाइज किया जाए। वेल, एब्सोल्युटली। और इसी पर आपको सुनवाते भी हैं कि पिछले साल की तरह सरकार का इस साल भी बीजों पर खास ध्यान रहा। जैसे हमें सिराज जी ने कहा भी, पिछले साल उनका विकास पर जोर था, इस बार मार्केटिंग पर है। आइए सुनवाते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सीड्स पर क्या कहा। A national mission on high-yielding seeds will be launched, aimed at 1. Strengthening research ecosystem, 2. Targeted development and propagation of seeds with high yield, pest resistance and climate resilience, and 3. Commercial availability of more than 100 seed varieties released since July 2024.
सिराज जी, जिस तरह से अब बात की गई कि पहले उसको बनाया जाए और उसको फिर सही तरीके से मार्केट भी किया जाए, हैंड होल्डिंग भी की जाए, आपको लगता है आने वाले जिस तरह से ये बजट में ये ऐलान हुआ है, ये ऑन ग्राउंड यहाँ पर डुएबल है? बिल्कुल डुएबल है। देखिए, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं सी डेवलपमेंट में। अगर आज इंडिया से इतना बासमती राइस एक्सपोर्ट हो रहा है तो पूसा 1121 से हो रहा है, 1509 से हो रहा है। शुगर केन में हमने देखा कि सक्सेसफुल वेराइटीज हैं। मक्का में जैसे मैंने बताया कि बहुत सक्सेस हुई है। हॉर्टिकल्चर की पूरी सक्सेस हाइब्रिड सीड्स की वजह से हुई है। तो ये बिल्कुल मुमकिन है और इसकी तरफ ये बहुत अच्छा है कि गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान दे रही है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इसमें पिछले साल जो कहा गया था कि चैलेंज मोड में किया जाएगा, उसको परस्यू करने की जरूरत है। हाँ, खाने के तेलों के बारे में भी यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर ने बात की कि हमने नेशनल मिशन वहाँ पे लॉन्च किया है और अब हमने पल्सेस में भी यहाँ पर पुश किया है और पल्सेस में यहाँ पर उत्पादन बढ़ा भी है, लेकिन डिमांड भी बढ़ रही है, इसलिए ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है। जस्ट कमिंग बैक टू दैट सिराज जी, क्योंकि खाने के तेलों में भी नेशनल मिशन है, इस बार उसका जिक्र यहाँ पर ज़्यादा नहीं किया गया, लेकिन जब पिछले 2 बजट्स में हमने इसकी बात होते हुए देखी है, पिछले 2 सालों में किस तरह की प्रोग्रेस वहाँ रही? देखिए, पिछले साल किसानों ने सिग्नल गवर्नमेंट से लिया और मस्टर्ड का एरिया बढ़ाया और इस साल सोयाबीन के फार्मर्स की जो हालत है वो हमारे सबके सामने है। सोयाबीन के फार्मर्स का एमएसपी प्रोटेक्ट नहीं हुआ, मस्टर्ड के फार्मर्स का पिछले साल एमएसपी प्रोटेक्ट नहीं हुआ। तो जाहिर है कि वो दोनों डिस्करेज्ड हैं। और जब पिछले साल मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में इलेक्शन हुआ तो ये अनाउंस किया गया कि पैडी पर हम 800 रुपए का बोनस देंगे, 900 रुपए का बोनस देंगे। इसी तरह का बोनस ऑयल सीड और पल्सेस पर तो नहीं अनाउंस किया गया। तो जाहिर है कि बजट में तो हम एम्फसिस देते हैं, सुनते हैं कि पल्सेस और ऑयल सीड्स को बढ़ावा होगा, मगर जब इलेक्शन आते हैं तो हम पैडी पर बोनस देते हैं। तो ये एक तजाद है दोनों के बीच में। हमें लगता है कि हमें कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज की जरूरत है। Well, absolutely. लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, कंसिस्टेंट पॉलिसीज एंड विवेक, आप कहेंगे एग्जैक्टली वही यहाँ पर दालों को भी जरूरत है, क्योंकि हम जानते हैं पिछले 2 साल में करीबन 18 नोटिफिकेशंस हमने सरकार की तरफ से दालों में आते हुए देखे हैं। देखिए मनीषा जी, ये बात तो सही है और ये बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए कि उनको कंज्यूमर को भी खुश रखना है और फार्मर को भी खुश रखना है। अभी सरकार को कहीं ना कहीं ये तय करना पड़ेगा कि वो प्राइस में थोड़ा, अगर उनको फार्मर को सपोर्ट करेंगे तो प्राइस में थोड़ा सा बढ़ोतरी होगी और उसके लिए आम जनता तैयार है। मुझे लगता है अगर आप एमएसपी देना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा उस पर ढील देनी होगी और प्राइस अगर आप इन्फ्लेट करते हैं तो आप बहुत तेजी से, बहुत एग्रेसिवली उसको कंट्रोल करने के लिए ना है, ओपन मार्केट रहने दें और एक निश्चित दायरा तय करें, उसके बाद आप इंटरफेयर करें। अदरवाइज ये होगा कि आप लगातार प्राइस कंट्रोल करने के मोड में रहेंगे तो प्राइस बढ़ नहीं पाएंगे और फार्मर को फिर वो उतना प्राइस मिलेगा नहीं एमएसपी का। तो मुझे लगता है कि अभी इस पे काम करने की जरूरत है। किसान जरूर दालों की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, एक अच्छा उपलब्ध मार्केट दिख रहा है उनको, लोग शिफ्ट भी करेंगे। लेकिन अगर जो आज के हालात हैं, अगर सरकार बफर स्टॉक नहीं बनाती है तो बहुत मुश्किल होगा कि ये मार्केट सस्टेन करे और सरकार के लिए नई चुनौती आ जाएगी। क्योंकि अभी चने की प्राइस जिस हालत पे है, जो एमएसपी के नीचे चली गई है और जो अभी क्रॉप आना बाकी है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इन चैलेंज को सही तरीके से इनको एड्रेस करना होगा। या तो बफर स्टॉक बनाए, अच्छी क्वांटिटी में खरीदें, अभी ये उतना बड़ा इनके पास बफर स्टॉक नहीं है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को डायनेमिक पॉलिसी इनको रखनी पड़ेगी ताकि मार्केट के हिसाब से, मार्केट को अडॉप्ट करके ये पॉलिसी डिसाइड करें, तभी प्राइस बढ़ेंगे, फार्मर को बेनिफिट होगा और कंज्यूमर भी लॉन्ग टर्म पे बेनिफिटेड होगा इस चीज के लिए। जी हाँ, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, कंसिस्टेंट पॉलिसीज और ऑफ कोर्स सरकार ने यहाँ पर कहा तो काफी कुछ है, लेकिन ऑन ग्राउंड हमें से कैसा होता हुआ देखते हैं उस पर नजर रखनी होगी। बहुत शुक्रिया।